हम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। इसमें एक जनरल व्यू ओवरव्यू हम लेंगे आज की टीबी कैसे स्प्रेड होता है और टीबी के क्या-क्या फैक्टर्स बॉडी में ऐसे हो सकते हैं जो टीबी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो हम कह सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और ये फैलता कैसे है? ये एयर ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब कोई पेशेंट जो टीबी से इन्फेक्टेड हो वो खांसता है या छींकता है, तो उससे जो है हवा में ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो ड्रॉपलेट्स क्या होती है, इन्फेक्टेड होती हैं। अगर उन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को कोई भी इंडिविजुअल इनहेल कर लेता है और अगर उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो इंडिविजुअल टीबी से इन्फेक्ट हो जाएगा। अगर उस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी इंटैक्ट होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो नहीं होता, तो हो सकता है कि उसे टीबी ना हो। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है, वो किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, वो किसी और डिजीज की वजह से हो सकता है, तो उसे टीबी होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। टीबी लगभग 10 मिलियन लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फेक्ट करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। तो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होती है। नेक्स्ट, अब एंट्री और इनिशियल इन्फेक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो एंट्री होगी थ्रू इनहेलेशन होगी। इनहेलेशन ऑफ एमटीबी ड्रॉपलेट्स लीड्स टू डिपोजिशन इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में होते हैं। तो इसका जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि अगर कोई इंडिविजुअल इनहेल करता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट को, तो ड्रॉपलेट के साथ वो एमटीबी यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हमारे एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई, ये लंग्स में होता है एल्वियोलाई, इसमें डिपॉजिट हो जाता है। और लंग्स में जहाँ डिपॉजिट होता है एल्वियोलाई में, वहां हमारे प्रेजेंट होते हैं माक्रोफाजेस, एल्वियोलर माक्रोफाजेस वहां प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, माक्रोफाज का काम होता है फाइगोसाइटोसिस करना। फाइगोसाइटोसिस का मतलब है एनगल्फ करना। तो ये एल्वियोलर माक्रोफाज क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं। तो एनगल्फ करने की प्रोसेस को ही फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। तो फाइगोसाइटोसिस होती है कहाँ? एल्वियोलाई में, इसके थ्रू, एल्वियोलर माक्रोफाजेस के थ्रू। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, ये सरवाइव कर जाता है। कैसे सरवाइव करता है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन को, अब जब बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस हो गया एल्वियोलर माक्रोफाजेस के थ्रू, तो ये क्या करता है, वहां लाइसोसोम को आना चाहिए और लाइसोसोम को फैगोसोम के साथ फ्यूज करके फैगोसोम को तोड़ देना चाहिए। जो फैगोसोम बना आफ्टर फैगोसाइटोसिस, उसमें क्या होना चाहिए, लाइसोसोम को आके फैगोसोम को डिग्रेड कर देना चाहिए। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, ये फैगोसोम लाइसोसोम के फ्यूजन को ही ब्लॉक कर देता है, एंड दैट्स व्हाई एमटीवी सरवाइव, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट इज इनहेलेशन, सेकंड इज फैगोसाइटोसिस, थर्ड इज सर्वाइवल। इनहेलेशन कैसे होगा? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट कोई इंडिविजुअल इनहेल करेगा, इनहेल करके ड्रॉपलेट के साथ जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एल्विलाई में जाएगा। एल्विलाई में माक्रोफाज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एल्वियोलर माक्रोफाज कहते हैं। वो इनगल्फमेंट की प्रोसेस करेंगे। इनगल्फमेंट की प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होने के बाद
जो फेगोसोम बनता है आफ्टर फेगोसाइटोसिस, फेगोसोम अपीयर्स। जो फेगोसोम बनता है वो फेगोसोम पे लाइसोसोम का फ्यूजन नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? ये जो एमटीबी है वो इसके फ्यूजन को ब्लॉक कर देता है और इसलिए बैक्टीरिया सरवाइव हो जाता है। द इन्फेक्शन प्रोसेस बिगन्स व्हेन एमटीबी एंटर्स द लंग्स। और जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में एंटर करता है तो इन्फेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अर्ली इन्फेक्शन के फेजेस हम देखेंगे तो पहला है इंटरसेलुलर रेप्लिकेशन, यानी एमटीबी विद इन द मैक्रोफाज रेप्लिकेट होता है और अपने नंबर इंक्रीज करता है। सेकंड, स्प्रेड। अब एमटीबी क्या करता है, अपने जो नियर बाय एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स हैं वहां स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है। और थर्ड इज प्राइमरी लीजन। जब ये फैलने लगता है तो ये क्या करता है, अपने लोकलाइज साइट पे कुछ लीजन्स यानी घाव बनाना स्टार्ट कर देता है, अर्ली स्टेज कहते हैं, और देन इसका प्राइमरी लीजन बनना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैनुलोमा कैसे बनता है? ग्रैनुलोमा इम्यून सेल के एग्रीगेशन के का रिजल्ट है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। इम्यून सेल हमारी कौन कौन सी है? जैसे माइक्रोफाजेस एंड लिम्फोसाइट्स। क्या करती है, उस बैक्टीरिया को अम, आ, तोड़ने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए ये सारे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट उस जगह पे आते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया है और आपस में क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होने से हमारा क्या बनता है, ग्रेनुलोमा बनते हैं। और ग्रेनुलोमा रिस्ट्रिक्ट द इन्फेक्शन लीडिंग टू लेटेंट टीबी। और ग्रेनुलोमा क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन्फेक्शन को और लेटेंट टीबी में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, केशियस नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कई टाइप की हो सकती है, जैसे एक तो यही केशियस नेक्रोसिस है, एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी होती है, एक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी होती है, लेकिन पर्टिकुलरली टीबी में कैसी नेक्रोसिस देखी जाती है, केशियस नेक्रोसिस देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ केशियस नेक्रोसिस। नाउ ये जो केशियस नेक्रोसिस है ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल को सपोर्ट करता है और ग्रैनुलोमा के अंदर ही बैक्टीरिया सरवाइव करने लगता है। नाउ अब प्रोग्रेशन इस टीबी का लेटेंट टीबी में कैसे प्रोग्रेशन होता है, तो ग्रैनुलोमा स्टेबलाइज द इन्फेक्शन इन अबाउट 90% ऑफ केसेस। तो ग्रैनुलोमा की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। और दूसरा, ये डोरमेंसी में जा सकता है। जो बैक्टीरिया है ये क्या डोरमेंट स्टेज में जा सकता है और कई सालों तक डोरमेंसी में रह सकता है। डोरमेंसी मीन्स जहां ये एक्टिव कोई हमें सिम्टम्स नहीं दिखते बॉडी में, तो हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेट में है। लेकिन डोरमेंट स्टेट से ये बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो सकता है और रीएक्टिवेट जैसे जैसे ही उस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई या कम हो गई, जैसे कि एचआईवी में होता है, हर एक जिसको एचआईवी होता है उसमें उस इंडिविजुअल में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो सकता है। लेटेंट टीबी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेबल ग्रैनुलोमास एंड डोरमेंट बेसिलाई। तो लेटेंट टीबी हम किसे कहेंगे, जब क्या होगा, ग्रैनुलोमा स्टेबलाइज होगा, स्टेबल होगा और बैक्टीरिया क्या होगा, डोरमेंट स्टेट में। अब एक्टिव टीबी कैसे डेवलप होगा, तो फर्स्ट, जब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, उस टाइम टीबी टीबी का बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव हो सकता है। और एक्टिव होने के लिए ग्रेनुलोमा का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। सेकंड, अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन। और अनकंट्रोल्ड जब रेप्लिकेशन होता है यानी बैक्टीरिया अपने नंबर बढ़ाता है तो ये हमेशा टिश्यू डैमेज का कारण बनता है। देन सिस्टमिक स्प्रेड। सिस्टम में स्प्रेड होता है किसके थ्रू, या तो
लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होगा या तो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा, जिसे कहते हैं हेमेटोजेनस सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होगा। एक्टिव टीबी रिजल्ट्स फ्रॉम इम्यून फेलियर एंड बैक्टीरियल स्प्रेड। कुछ फैक्टर हैं जैसे इम्यून सप्रेशन जो टीबी के प्रोग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक इम्यून सप्रेशन इन पेशेंट लाइक एचआईवी, डायबिटीज, malnourished इंडिविजुअल्स। जैसे बैक्टीरियल लोड, अगर किसी पेशेंट में हाई बैक्टीरियल लोड होता है तो वो प्रोग्रेशन को प्रमोट करता है, लाइक साइटोकाइन, टीएनएफ अल्फा, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड interferon gamma influence the immune response. Now, summary and clinical importance. Early detection is important, then treatment, then containment. TB pathogenesis involve complex host pathogen dynamics. Latent TB can shift to active TB. Early detection and treatment are essential for containment. So, अब इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक, ये जस्ट एक ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।